हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में विचार कर रहे थे और वहां पे हमने अंतिम रूप से आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला देख लिया था। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए और हम जब कभी भी इनकी गणना करते हैं तो विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र लेते हैं और यहाँ पर समरूप विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हम समांतर रेखाएं बना देते हैं। तो ये हमारे पास में एक समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया, माना इसका मान है कितना E। तो इसमें हमें क्या करना है? एक द्विध्रुव आघूर्ण को रखना है। तो हमने एक द्विध्रुव आघूर्ण को रख दिया इस तरह से। ये हमारे पास में एक द्विध्रुव आघूर्ण है AB, जिस पर यहाँ पर +q आवेश रखा हुआ है और यहाँ रखा है -q आवेश। ये इसका केंद्र बिंदु हो गया हो। अब क्या हुआ आप देख सकते हैं, पहले भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा है जब हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था वहां पे द्विध्रुव के लिए कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बलाघूर्ण कितना होता है। तो हमने ऐसे ही वहां पे विद्युत क्षेत्र लिया था, उसमें इस तरह से एक द्विध्रुव को रखा था और उस पर हमने बल और बलाघूर्ण के बारे में देखा। तो हमने वहां ये देखा था कि इस पर लगने वाला बल 0 होता है और बलाघूर्ण आता है इस पर τ = P × E × sin θ। ये इस पर लगने वाला टॉर्क था बलाघूर्ण का और इस पर लगने वाला जो बल है वो 0 था। उसके लिए हमने इसको ऐसे पढ़ा था कि यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र ये रहा और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे है इस दिशा में और यहाँ रखा हुआ है हमारे पास में -q आवेश और यहाँ पे रखा है +q आवेश। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आवेशों का परिमाण तो कैसा है? समान है, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र E के कारण इस -q आवेश पर बल कौन सी दिशा में लगेगा? तो हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो अभी देखेंगे आप, विपरीत दिशा का मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो इस पर बल ऐसे लगेगा। और इसे समझने के लिए दूसरा तरीका ये भी है कि आपको पता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में जाती हैं या फिर कौन से आवेश से कौन से आवेश तक जाती हैं। तो इसके लिए हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर के ऋणावेश की तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब जब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं तो इधर कहीं धनावेश रखा हुआ है और इधर ऋणावेश रखा हुआ है, तभी तो ये धनावेश से ऋणावेश की तरफ जा रही है। तो ये ऋणावेश इस ऋणावेश पर आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण? तो आपको पता है समान पर प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो यह ऋणावेश इस ऋणावेश पर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। तो वही बात हुई कि जो ऋणावेश होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, जबकि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो आप देखेंगे ऋणावेश पर यह ऋणावेश इस दिशा में बल लगाएगा और यह धनावेश इसे अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो इस ऋणावेश पर लगने वाला बल इस दिशा में होगा। ऐसे ही इस धनावेश पर यह धनावेश इस धनावेश को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा और यह ऋणावेश इस धनावेश को अपनी तरफ खींचेगा। तो धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ये हम पहले देख चुके थे। और इन पर लगने वाला बल कितना होता है? तो विद्युत बल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था F = विद्युत क्षेत्र × आवेश EQ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ इस दिशा में जो लगने वाला बल है वो हो गया E × Q। विद्युत क्षेत्र है E और आवेश कितना है Q, तो E × Q हो गया। और इस आवेश पर देखेंगे तो वही विद्युत क्षेत्र है E और आवेश है यहाँ पे Q, तो यहाँ भी लगने वाला बल E × Q। तो ये दोनों बल परिमाण में समान होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। तो इस कंडीशन में जब दो बल युग्म में परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत हो तो कुल बल कितना आने वाला है? कुल बल 0 आने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरल रेखीय बल लगेगा या रैखिक बल लगेगा वो 0 होगा। और बलाघूर्ण के लिए हमने वहां पे डेरिवेशन पढ़ा था और वहां पे ये फॉर्मूला डेराइव किया था τ = PE sin θ। ये चैप्टर नंबर 1 में हम देख चुके थे। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको घुमाना है द्विध्रुव को और इस पर लगने वाला या होने वाला कार्य कैलकुलेट करना है। उस कार्य की अब हम गणना करेंगे। तो देखिए कार्य का आपने फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास में। कार्य क्या होता है? और 12th क्लास में विभव के रूप में भी आपने कार्य का फॉर्मूला पढ़ा है। विभव के रूप में होता है W = V × Q। और मैकेनिक्स के लिए पढ़ा था आपने बल × विस्थापन। इस तरह से कार्य का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं।
तो आप देखेंगे इन दोनों आवेशों के कारण द्विध्रुव के लिए विभव निकालना और फिर उसके लिए बल की कार्य की गणना करना, सॉरी बल नहीं कार्य की गणना करना बहुत ही कठिन होने वाला है। तो इस तरह से तो हम नहीं करेंगे। अच्छा यहां से कर सकते हैं क्या, बल इंटू विस्थापन। तो आप देखेंगे इसको घुमाना है, हमें क्या करना है, घुमाना है। तो माना कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये तो रहा इस तरह से, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है। यहाँ पे एक और विद्युत क्षेत्र रेखा बना लेता हूं मैं, ये रही, और ये तो ही आपकी ई वेक्टर की डायरेक्शन है इस दिशा में। और ई वेक्टर की डायरेक्शन के साथ में जो हमारा द्विध्रुव है वो माना किसी एंगल पे रखा हुआ है θ1 पर। कितने एंगल पे रखा हुआ है, θ1 एंगल पे रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है या फिर ऐसे घुमाना है। तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य कितना होगा वही देखते हैं। तो हम इसे θ1 से और किसी एंगल θ2 तक घुमा के लाते हैं ऐसे। ये a डैश b डैश सिचुएशन हो गई इसकी, सॉरी b को इधर लेके आए तो ये b डैश, और ये नीचे a को यहां लेके गए तो a डैश। तो पहले जो द्विध्रुव हमारा AB इस तरह से रखा हुआ था उसे हमने θ1 एंगल से घुमाना स्टार्ट किया, और कुल ये एंगल जो बन रहा है ये माना θ2 है, तो θ2 एंगल तक घुमा दिया। अब जब इसको हमने यहां से यहां तक घुमाया तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य की गणना अब हम यहां करने वाले हैं। तो मानते हैं हम यहां पर देखिए, तो देखिए हमें कार्य की गणना करने के लिए ये वाला सूत्र का हमने लेना है, वर्क इज इक्वल टू बल इनटू विस्थापन। लेकिन यहां बल तो शून्य है, तो जैसे ही हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला यूज करें तो होने वाला वर्क क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे बल की जगह जब हम वैल्यू रखेंगे 0 इनटू विस्थापन s, तो 0 इनटू s करेंगे तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब हमने यहाँ कोई कार्य नहीं किया, कार्य तो यहाँ हो रहा है। इसको घुमाने के लिए कार्य तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तो यहाँ कार्य 0 नहीं होगा। तो इस कार्य की गणना कैसे करें, ऐसे तो नहीं हो रहा। तो आपने जब वहां पर 11th क्लास में कोणीय गति पढ़ी थी तो वहां कार्य के लिए हमने एक दूसरा फॉर्मूला और पढ़ा था। वहां पे आपको ऐसे बताया गया था कि जब हम कोणीय गति की बात करते हैं तो बल की जगह वहां पर उपयोग होता है बलागुण, जिसे हम किससे लिखते हैं, टॉय से। कोणीय गति में बल के समान राशि क्या होती है, बलागुण, और विस्थापन की समान राशि होती है कोणीय विस्थापन। ये हमने वहां पे पढ़ा था। तो इससे हमारा कार्य का कोणीय गति में फॉर्मूला क्या हो गया, तो बल के समान राशि तो क्या हुई, बलागुण। तो बल की जगह यूज करेंगे हम बलागुण टॉय इनटू, और विस्थापन की जगह यूज करेंगे हम कोणीय विस्थापन थीटा। तो यहां पर हमें टॉय का मान पता है और हमें थीटा का मान भी पता है कि हम कितने कोण से कितने कोण तक उसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं या विस्थापित कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पर कार्य की गणना कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे काम में नहीं आएगा, लेकिन कोणीय गति के लिए जो इसका संशोधित रूप है वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे काम आने वाला है। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे कार्य की गणना, तो आप देख सकते हैं। अतः W जो कार्य होगा वो क्या होगा, वो होगा बलागुण इनटू कोणीय विस्थापन। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ। और आपको पता है यहां पर लगने वाला बलागुण कितना है, तो टॉय इज इक्वल टू पीई साइन थीटा है। यहां बलागुण टॉय इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ थीटा। पी क्या होता है यहाँ पे, तो आपको याद होना चाहिए, पी होगा यहाँ पर इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो जो P है उसकी वैल्यू होती थी हमारे पास में P इज इक्वल टू 2a इंटू Q, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी इंटू एक आवेश का परिमाण। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था। तो ये तो हो गया हमारे पास बलागुण। अब हम बात करते हैं कोणीय विस्थापन की। तो हमने यहाँ पे विस्थापन तो θ1 से और θ2 तक किया है, लेकिन जब इस तरह से एक लंबा विस्थापन कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अल्प विस्थापन के लिए हम कार्य की गणना कर लेते हैं और फिर उसका समाकलन कर लेंगे हम कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। तो θ1 से θ2 तक घुमाने में कार्य आ जाएगा। तो यहाँ पर एक अल्प विस्थापन या एक अल्प कोणीय विस्थापन dθ की बात करते हैं। अब हम अत्यल्प विस्थापन या अल्पांश विस्थापन
डी थीटा पर विचार करते हैं, तो उसके लिए जो कार्य होगा dw वो कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल टू बला गुण, तो बला गुण तो है हमारे पास में p e sin ऑफ थीटा इनटू कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन कितना ले रहे हैं, अब हम d थीटा ले रहे हैं, तो d थीटा, तो ये तो हो गया d थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो ये द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है हमारा और हमने इसको थोड़ा सा विस्थापित किया है, बस ऐसे रखा हुआ है, इसको इतना सा मात्र d थीटा एंगल के लिए विस्थापित किया है, तो ये तो इसके लिए कार्य हुआ। लेकिन हम क्या इसको इतना सा ही विस्थापित कर रहे हैं, नहीं, हम तो इसको θ1 से और कहां तक घुमा रहे हैं, θ2 तक घुमा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे θ1 से और कहां तक, θ2 तक। देखिए लिमिट्स लगाते हैं और सॉल्व करते हैं और उससे हमारे पास में कार्य निकल के आ जाएगा। देखिए कुल कार्य θ1 से θ2 तक, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे हम θ1 से θ2 तक इसका dW का, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, और dW की वैल्यू है हमारे पास में PE sin थीटा इनटू d थीटा, PE sin थीटा इनटू d थीटा। तो W इज इक्वल टू जो P और E है वो कांस्टेंट है, अभी आपने देखा था P क्या होगा, P होगा आपका 2A इनटू Q, 2A इनटू Q। तो आप देखेंगे P की वैल्यू d थीटा के साथ में नहीं बदलती है। जब हम इस एंगल को चेंज करते हैं तो क्या द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू बदल जाएगी, नहीं, ना तो दूरी बदलती है ना ही आवेश का परिमाण बदल रहा है। तो P कांस्टेंट है और ना ही ये विद्युत क्षेत्र बदल रहा है, इसको कैसे भी घुमा विद्युत क्षेत्र पे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। तो ये कांस्टेंट है, ये तो आ गई बाहर, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो चेंज होगी, d थीटा बदलेंगे जैसे ही हम, तो d थीटा के साथ में ये sin थीटा चेंज होता है, तो इसका समाकलन करते हैं। और sin का समाकलन क्या होता है, तो वो आपने 11th क्लास में देखा था, sin का समाकलन होता है माइनस cos, और लिमिट रखनी है हमें। अच्छा एंगल थीटा है, कहां से कहां तक, θ1 से और θ2 तक। अब लिमिट्स पुट कीजिए, माइनस कॉमन ये बाहर आ गया, माइनस PE, पहले लिमिट रखेंगे हम θ2 तो cos ऑफ θ2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो cos ऑफ θ1, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम W इज इक्वल टू PE, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो गया प्लस, तो प्लस वाले को हम आगे लिख रहे हैं, मतलब cos θ1 को आगे लिख देते हैं और माइनस cos ऑफ θ2 ये बाद में लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में किया गया कार्य, किसने, किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ कंडीशंस है। तो देखिए स्टूडेंट, केस फर्स्ट क्या ले रहे हैं हम, कि जो θ1 है वो 0 है और θ2 हो गया 90 डिग्री, इट्स मीन θ1 0 है, तो θ1 कौन सा एंगल है, ये जो फर्स्ट था, और इसको हमें 0 करना है, तो 0 करना है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में जो द्विध्रुव है उसकी दिशा एक ही हो जानी चाहिए। इसका मतलब द्विध्रुव अब ऐसे नहीं रखा होगा, हमारा द्विध्रुव ऐसे रखा होगा, और अब इसे हम घुमाएंगे और घुमाने के बाद में 90 डिग्री तक घुमाना है, ऐसे परपेंडिकुलर कर देना है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा हमें, तो देखेंगे W इज इक्वल टू P इंटू E cos ऑफ θ1, और θ1 की वैल्यू हमारे पास में 0 माइनस cos ऑफ θ2, और θ2 की वैल्यू है 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो गया 0 और cos 0 की वैल्यू हो गई 1, तो 1 माइनस 0 1 आने वाला है, और 1 को PE से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया PE, इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू हो गई 0, तो 1 माइनस 0 1 और 1 को PE से मल्टीप्लाई किया तो कार्य आ गया किसके बराबर, P इंटू E के बराबर। सेकंड केस देखते हैं, θ1 है वो है हमारे पास में 0 और θ2 कर दिया हमने 180 डिग्री। देखिए क्या होगा, W इज इक्वल टू PE cos ऑफ θ1 की वैल्यू रखेंगे 0 माइनस cos ऑफ θ2 की वैल्यू रखेंगे 180, तो W इज इक्वल टू PE cos 0 की वैल्यू हो गई 1 माइनस cos 180 होता है -1, तो ये 1 और -1 यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गई 2,
W इज इक्वल टू 2PE, मतलब कि आपको 90 डिग्री जो है आपने इसको 90 डिग्री तक घुमाया और फिर इसको 180 डिग्री घुमाया, तो 180 डिग्री तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो 90 डिग्री तक किए गए कार्य का कैसा होगा, दुगना होगा। PE से कैसा होगा, दुगना होगा। तो आप देख सकते हो कि एक तो आप द्विध्रुव को इतना ही घुमाते हो तो वो किया गया कार्य है PE, और एक आप द्विध्रुव को ऐसे पूरा घुमा देते हो फिर से इसको स्ट्रेट कर देते हो तो इसमें आपको डबल कार्य करना होगा, तो वो हो गया 2 into PE। और ये आपके केसेस खत्म होते हैं और ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब हमारे पास में लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो हम देखते हैं। तो ये हमारे पास में अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस टॉपिक का नाम है बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो आपने इस तरह से स्थितिज ऊर्जा की गणना पहले आवेश के लिए और आवेशों के निकाय के लिए की है। वहां पे हमने ये देखा था कि ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी आवेश को जब हम अनंत से लेकर के और यहां तक लाते हैं इस विद्युत क्षेत्र में, तो अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है वही इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, ये हमने देखा था। लेकिन इस बार आपको आवेश को नहीं लाना है, इस बार हमें पूरे एक द्विध्रुव को लेके आना है। इसका मतलब उसमें दो आवेश होंगे, एक प्लस और दूसरा माइनस, और उन दोनों आवेशों के उस युग्म को पूरे को हमें लेकर के आना है और विद्युत क्षेत्र के अंदर ला करके रख देना है। और इस द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें जमा हो जाएगा और वह हमें उसी कार्य की गणना करनी है, मतलब स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो देखिए हमारे पास में ये विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ऐसे है और हम एक द्विध्रुव को लेकर के आते हैं अनंत से। तो मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र यहीं तक ही है, आगे नहीं है। सपोज दैट जैसे हम यहां से एक द्विध्रुव को लेकर के आए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर अनंत है, तो हम अनंत से विद्युत क्षेत्र वो द्विध्रुव को लेकर के आ रहे हैं इस विद्युत क्षेत्र में। तो मान लेते हैं कि हम ये जो विद्युत क्षेत्र वो यहीं तक ही सीमित है, इससे आगे नहीं है, और एक द्विध्रुव को हम यहां से लेकर के आते हैं। ये एक द्विध्रुव है, इधर की तरफ इस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, इधर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये A B और इनके बीच की दूरी है 2a। हम इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे द्विध्रुव को लेकर के आते हैं ऐसे ही। यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है हमें कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वही दिशा द्विध्रुव की होनी चाहिए, उसको ऐसे नहीं किसी एंगल पे मोड़ के ऐसे ला रहे हैं हम, नहीं। विद्युत क्षेत्र ऐसे है E वेक्टर, तो ऐसे ही हमें द्विध्रुव को रखना है और बिल्कुल ऐसे ही लेके आना है, एकदम हॉरिजॉन्टल, एकदम क्षैतिज, उसको किसी एंगल पे मोड़ना नहीं है। तो आप देखना यहाँ से मैं इसको ऐसे लेकर के आता हूँ, तो सपोज दैट कि ये पेन ही हमारे पास में द्विध्रुव है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और जैसे ही मैं यहाँ से इसको लेकर के आऊंगा अनंत से, तो यहाँ तक तो मुझे कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज या माइनस क्यू आवेश यहाँ विद्युत क्षेत्र में एंटर्ड होगा, घुसेगा विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र इस माइनस क्यू आवेश पर बल लगाना शुरू कर देगा, और इस माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल किस दिशा में होगा। तो आप देख रहे थे अभी लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, तो वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है। तो जैसे ही माइनस क्यू आवेश यहाँ एंटर्ड होगा तो इस दिशा में माइनस क्यू आवेश पर बल लगने लगेगा और यह बल इस द्विध्रुव को खींचना प्रारंभ कर देगा खुद ब खुद ही, और ये इसको ऐसे खींच करके ले जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर ये जो मार्कर की या फिर इस द्विध्रुव की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं हम 2a। तो जैसे ही ये माइनस क्यू आवेश यहाँ से अंदर आएगा तो ये 2a दूरी तक तो हमारा विद्युत क्षेत्र इसे खींच लेगा, लेकिन जैसे ही प्लस क्यू आवेश इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आने लगेगा, यहां से जैसे ये प्लस क्यू आवेश है वो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा, तो क्या होगा, प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बल लगाने लगेगा, जबकि माइनस क्यू आवेश पर बल इस दिशा में लग रहा था। तो दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे और द्विध्रुव हमारा यहीं पर ही रुक जाएगा। तो माइनस क्यू आवेश तक तो ऐसे हम खुद लेकर के आते हैं, यहाँ पर हमने कोई कार्य नहीं किया, हमने जीरो कार्य किया था, लेकिन माइनस क्यू आवेश अंदर आने पर ही
विद्युत क्षेत्र खुद कार्य करने लगेगा और इसे खींच करके ले जाएगा 2a दूरी तक, और 2a दूरी के बाद में विद्युत क्षेत्र कार्य करना बंद कर देगा और द्विध्रुव हमारा स्थिर यहाँ पे रखा रह जाएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस -q आवेश पर जो कार्य किया गया है यहाँ से और यहाँ तक जाने में, मतलब 2a दूरी ले जाने में, वो कार्य कितना है, वही इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हमें उसी कार्य की गणना करनी है। तो आपके उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से ये द्विध्रुव इसमें गति करने वाला है वहां अनंत से, और इसे हम जब विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आते हैं तब। तो देखिए एक बार हम इसकी लैंग्वेज लिखते हैं कि हम एक द्विध्रुव को, साथ के साथ आपको समझ लेना है इसे, हम एक द्विध्रुव AB को जिस पर या जिसके बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश रखा है। इस द्विध्रुव को कहां से, अनंत से एक समान विद्युत क्षेत्र, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में लेकर के आते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही -q आवेश विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो विद्युत क्षेत्र इस आवेश पर -qe बल लगाएगा तथा 2a दूरी तक विस्थापित कर लेगा। लेकिन 2a दूरी विस्थापित होने के बाद में क्या होगा, +q आवेश भी विद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाता है। तो इसके बाद +q आवेश विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिस पर बल +qe लगेगा, जो -qe के कैसा होगा, विपरीत तथा परिमाण में समान होगा। अतः द्विध्रुव स्थिर हो जाएगा। तो अब हमें यदि आगे चलाना है द्विध्रुव को या आगे लेके जाना है तो उस पर हमें खुद को बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो उसकी हमें गणना नहीं करनी है, हमें तो बस यहाँ पे स्थिर आ गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है ये देखते हैं। तो इस पर जो कार्य किया जाएगा या फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। तो इसको द्विध्रुव को हम यहीं पे बना लेते हैं। ये हमारे पास में द्विध्रुव है AB, ये इसका -q चार्ज है, ये इसका +q चार्ज है, इनके बीच में दूरी है 2a। तो हमें देखना है कार्य, अतः द्विध्रुव पर किया गया कार्य कितना होगा। द्विध्रुव पर किया गया कार्य, और किसके कारण किया गया है ये कार्य, विद्युत क्षेत्र E के द्वारा किया गया। हमने नहीं किया, विद्युत क्षेत्र E ने ही किया था ये कार्य। कब किया था, जैसे ही -q आवेश यहाँ पे अंदर आया था, तो -q आवेश को ये 2a दूरी तक लेकर के जाता है विद्युत क्षेत्र, उसमें इसने कितना कार्य किया है। तो कार्य का हमारे पास में फॉर्मूला होता है W = बल × विस्थापन। तो बल तो कितना लगा था -q आवेश पर, इधर देखते हैं हम
W इज इक्वल टू, तो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल का कितना, माइनस क्यू ई इनटू विस्थापन कितना किया था यहां से और यहां तक इसको लेकर के जाने में, तो आपने देखा था कि माइनस क्यू आवेश को यह विद्युत क्षेत्र 2a दूरी तक विस्थापित कर पाता है, उसके बाद में विस्थापित नहीं करता है। तो दूरी है या विस्थापन है हमारे पास में 2a, तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू 2a, ये आ गया हमारे पास में कार्य। और यही कार्य किसके रूप में जमा होगा यहाँ पर, तो यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा होगा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। अतः जो स्थितिज ऊर्जा होगी इसकी द्विध्रुव की वो कितनी होगी, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई इंटू 2a। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, Q इंटू 2a का मतलब P, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस P इंटू ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो बात हुई कि हमने इस द्विध्रुव को अनंत से ला करके इस विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो रखने में इस पर कितना कार्य किया गया या फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है माइनस P इंटू ई। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह क्यों आता है, क्योंकि आप देख सकते हो इस पर जो किया गया कार्य है वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य है, खुद विद्युत क्षेत्र ने कार्य किया है, हमने कोई बाह्य कार्य नहीं किया। यदि हम बाह्य कार्य करते हैं, एक्सटर्नल वर्क करते हैं यहाँ, तो आने वाली स्थिति ऊर्जा पॉजिटिव होती, धनात्मक होती, लेकिन ये जो खुद विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य है तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। अब हमसे कहा जाए यहाँ तक हमारा क्लियर है कि हमने इसको यहाँ ला करके रख दिया। अब हमसे ये कहा जाए कि इसको हम घुमा दें तब स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसको घुमाने में भी हमें कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य भी इसमें और जमा हो जाएगा। अच्छा हम इसको अनंत से लेके आए तो ये स्थितिज ऊर्जा तो इसकी हो ही गई है, इतनी स्थितिज ऊर्जा तो अब इस द्विध्रुव के पास में है पहले से, और इसे घुमा और दें तो और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी इसकी या फिर घट जाएगी, वो डिपेंड करता है कि हमने कार्य किया है या फिर खुद विद्युत क्षेत्र ही कार्य कर रहा है इस पर। तो वो देखते हैं हम कि इसको घुमाने में और जो हम कार्य कर रहे हैं या फिर विद्युत क्षेत्र जो कार्य कर रहा है वो कितना होगा और इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे इसका लगा के ये टॉपिक और देखते हैं छोटा सा। यदि द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमा दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U इज इक्वल टू एक स्थितिज ऊर्जा तो ये है जो इसमें पहले से है, तो पहले से स्थितिज ऊर्जा कितनी है माइनस P, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम अनंत से लाने में स्थितिज ऊर्जा प्लस घुमाने में स्थितिज ऊर्जा या घुमाने में किया गया कार्य, जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा होगा। तो देखेंगे आपकी अनंत से लेकर के और यहां तक लाए थे तब स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, तो तब थी माइनस Pe प्लस घुमाने में कितना कार्य किया जाता है, तो अभी हमने देखा था कितना आता है फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला आया था P इंटू ई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो आप देखेंगे कि इसको हम कितने कोण तक घुमा रहे हैं, थीटा कोण तक घुमा रहे हैं, लेकिन कितने कोण से घुमाना शुरू किया था, तो हमारा विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ था विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसका मतलब दोनों के बीच में कोण कितना है, ये विद्युत क्षेत्र यही द्विध्रुव, तो दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना होगा 0। तो हमने कहां से कहां तक घुमाया है, इसको 0 से और किसी एंगल थीटा तक घुमा रहे हैं, तो जो एंगल है बाद वाला वो थीटा है और पहले वाला एंगल 0 है, तो इसका मतलब थीटा 1 की जो वैल्यू है वो तो कितनी हो गई 0 और बाद में थीटा 2 कितना कर दिया हमने, इसको घुमा करके थीटा कर दिया है। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो u इज इक्वल टू माइनस P इंटू ई प्लस Pe एज इट कॉस ऑफ थीटा 1 की वैल्यू रखेंगे हम 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 की वैल्यू रखनी है हमें थीटा, तो क्या हो गया
तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास में u इज इक्वल टू माइनस पीई एज इट प्लस कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू हो गई 1 और पीई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीई एज इट आने वाला है माइनस पी इंटू ई और कॉस ऑफ थीटा एज इट। हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को खोल दिया, पी को पहले cos जीरो से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर पी को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे पी से पी कैंसिल आउट, तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो आ गई पी cos ऑफ थीटा। ये हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है इसको थीटा कोण पर घुमाने में। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कि इसकी संतुलन की अवस्थाएं क्या होंगी, कब ये स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा और कब अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। तो ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि आपका ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें इस तरह से आपका द्विध्रुव रखा हुआ है ए बी। यहाँ पे आपका माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ये वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है। अब देखिए ये इस तरह से रखा हुआ है, तो ये संतुलित है या नहीं है, क्या ये मूव करने वाला है? तो अभी आपने देखा था ये स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, ये अपने आप कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा क्योंकि माइनस क्यू आवेश पर इस दिशा में बल लग रहा है और प्लस क्यू आवेश पर इस दिशा में बल लग रहा है। दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, तो दोनों निरस्त हो जाएंगे, तो इस पर कोई बल काम नहीं करेगा, तो ये ऐसे ही रखा रहेगा बेचारा चुपचाप। तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था होने वाली है। इसका मतलब ये कब है, जब हमारा जो थीटा है वो कितने डिग्री होना चाहिए, वो होना चाहिए 0 डिग्री। मतलब द्विध्रुव में और विद्युत क्षेत्र में कोई कोण नहीं बनना चाहिए या फिर दोनों की दिशा एक समान होनी चाहिए। तो केस फर्स्ट देखते हैं हम कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 तो जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, माइनस पी इंटू ई कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू रखेंगे 0 और कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो u इज इक्वल टू माइनस पीई। इस कंडीशन में ये जो आपका द्विध्रुव है वो स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, इसे कहेंगे हम स्थायी संतुलन। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम कि ये जो प्लस क्यू आवेश है इसको घुमा करके लाते हैं हम ऐसे पूरा और इधर ले आते हैं। इसका मतलब जो प्लस क्यू आवेश है वो इधर ना होकर के यहां आ जाएगा और माइनस क्यू आवेश आपका इधर आ जाएगा। तब क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ माइनस क्यू आवेश पर बल इस डायरेक्शन में लगेगा, प्लस क्यू आवेश पर बल इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र इसको ऐसे नहीं रुकने देगा, ये विद्युत क्षेत्र इसको घुमा करके वापस अपनी स्थायी संतुलन की अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो जब आपका ये जो द्विध्रुव है ये 180 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है तो क्या होगा, ये अस्थायी संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, जो वापस घूम करके अपनी स्थायी संतुलन की अवस्था प्राप्त करना चाहता है। तो केस सेकंड देखते हैं हम। केस सेकंड है हमारे पास में जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 का मतलब -1 और -1 को माइनस पी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो u इज इक्वल टू पीई। और ये कंडीशन हो गई हमारे पास में किसकी, अस्थायी संतुलन की अवस्था। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ स्थितिज ऊर्जा धनात्मक हो चुकी है, तो इसका मतलब हमने बाह्य कार्य किया है, ना कि विद्युत क्षेत्र ने खुद ने कोई कार्य किया है। तो जब हम इसको ऐसे घुमा करके यूं रखेंगे तो हमें खुद को कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो इसके घूर्णन का क्या करेगा, विरोध करेगा। प्लस क्यू आवेश को वो इस दिशा में लेना चाहेगा, माइनस क्यू आवेश को वो ऐसे मूव करना चाहेगा, लेकिन हम इसको जबरदस्ती विपरीत दिशा में घुमा करके रखेंगे तो ये अस्थायी संतुलन की अवस्था आएगी और किया गया कार्य बाह्य कार्य होगा, जिससे स्थितिज ऊर्जा धनात्मक हो जाएगी। एक केस थर्ड और देख लेते हैं इसका कि जब इसे 90 डिग्री पर रखते हैं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। केस थर्ड, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा की जगह रखेंगे हम 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो u इज इक्वल टू 0। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये इसके 3 केस हैं और इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। उसमें हम धारिता के बारे में पढ़ेंगे, तो जो आपके लिए एकदम नया टॉपिक होने वाला है।
और बहुत ही इजी चैप्टर है वो। उसमें आपको संधारित्र के बारे में पढ़ना है और आपने संधारित्र को यूज भी किया है डेली लाइफ में। आपने सबसे ज्यादा यूज तो संधारित्र का वहां पे देखा होगा जब हम पंखा देखते हैं, एक जो छत वाला पंखा होता है हमारा, उसके ऊपर एक कंडेंसर लगा होता है, तो वो संधारित्र है। वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर होने वाला है वो आपका। तो यहाँ तक आपका चैप्टर 3 खत्म होता है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें शेयर करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।